ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको, दिल्ली क्यों हार गए अरविंद केजरीवाल और कैसे बीजेपी ने खिलाया कमल। दिखाएंगे आपको केजरीवाल, सिसोदिया से लेकर ओझा सर तक कैसे बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, कैसे मोदी ने बनाया दिल्ली में 100 का स्ट्राइक रेट। बताएंगे कि क्या दिल्ली में कांग्रेस ने बिगाड़ दिया केजरीवाल का खेल। बात फिर होगी आम आदमी पार्टी की हार पर, इंडी हमलावर क्यों हुई, किसने केजरीवाल को कह दिया रावण। दिखाएंगे दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर कैसे जीती बीजेपी। जानेंगे कौन बनेगा दिल्ली का सीएम, कौन से बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। और आखिर में बात मिल्कीपुर चुनाव की करेंगे, कैसे योगी ने जीत लिया हारा हुआ किला। आइए शुरू करें, उससे पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। अहंकार इतना, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। कुछ भी कर ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। मैं उनको कहना चाहता हूं, केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो आज की सबसे बड़ी खबर, चुनाव दिल्ली में हुआ, नतीजे दिल्ली में आए, लेकिन बात पूरे देश में हो रही है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, पूरी पार्टी हार गई। क्या मोदी का जादू दिल्ली में चल गया? क्या मोदी के भरोसे दिल्ली वालों ने बीजेपी का बटन दबाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, आज उनका बड़ा स्वागत हुआ बीजेपी मुख्यालय में। उसके पहले देखिए जरा किस तरह जश्न हुआ। ये तस्वीरें जैसे जैसे नतीजे आते गए, दिल्ली में ढोल नगाड़े बज रहे थे। बाद रात तक दिल्ली में दिवाली शुरू हो गई, पटाखे फोड़े जाने लगे, चटाई लगा दी गई, अनार लगा दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीर भी देख लीजिए।
ये बाकायदा स्पीकर आए थे पार्टी में, मंच बना दिया गया था दफ्तर के बाहर कि जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल मंच पर आएंगे, दिल्ली के लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन सन्नाटा पसरा रहा और उसके बाद सब कुछ पैक हो गया। अब देखिए जरा, हार के बाद फौरन अगली तस्वीर देखिए, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ फौरन अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे। उनके लिए ये शॉकिंग नतीजे थे क्योंकि वो तो जीत का दावा कर रहे थे पहले दिन से, लेकिन केजरीवाल की हार के बाद सोशल मीडिया पर केजरीवाल के मीम सामने आने लगे। ये देखिए पहला मीम, एक मीम आया जिसमें लिखा है दिल्ली वालों ने फ्री कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, उसके बाद किसी ने लिख दिया दिल्ली वालों ने ही फ्री कर दिया है। अगली तस्वीर देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का भी बड़ा रोल है केजरीवाल की हार में। तो एक मीम ये आया सोशल मीडिया पर, कब्रिस्तान की तस्वीर है, राहुल गांधी विक्ट्री साइन बना रहे हैं, 2012 से 2025 में निपटा दिया है। अगली तस्वीर देखिए, एक और मीम, चुनाव हार गए हैं तो ऊपर लिखा है ये सब मोदी ने किया है, क्योंकि केजरीवाल अमूमन हर चीज के लिए जिम्मेदार पीएम मोदी को ही ठहराते थे। और एक और मीम मैं आपको दिखाऊं, राहुल गांधी का फोटो सोशल मीडिया पर, राहुल गांधी ने पंप लिया हुआ है और कांग्रेस पार्टी पर सवाल है, लिखा है जीरो चेक कर लो, यानी 15 साल बाद भी जीरो पर ही हैं। यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। केजरीवाल की पार्टी में आपदा आ ही गई। केजरीवाल की पूरी चौकड़ी अपनी ही सीट नहीं बचा पाई। स्वयंभू कट्टर ईमानदार केजरीवाल चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया सीट बदलने के बाद भी सीट नहीं बचा सके। सौरभ भारद्वाज भी जीत नहीं सके। नए नए सियासत में उतरे ओझा सर भी चुनाव में निपट गए। सोमनाथ भारती से लेकर आपके छोटे बड़े नेता सब चुनाव हार गए। केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दिया है, उखाड़ के फेंक दिया है। आप इतना बड़ा जोश देखिए, पूरी दिल्ली एक तरफ देखिए, मोदी की जिंदाबाद। सबसे पहले हम युवा हैं और आज प्रपोज डे है और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को प्रपोज किया और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया। मोदी की गारंटी, विश्वास की गारंटी, विकास होगा, डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर काम करेगी। जय भाजपा। हरा दिया केजरीवाल, भगा दिया केजरीवाल। खुद को अजय कहने वाला कि मैं किसी से नहीं हार सकता, उसको हरा दिया। चोरों में सरदार चुनाव हार गया है, केजरीवाल चोर, आपदा हटी, दिल्ली बची। जनता पार्टी जीत हुई है, ये बहुत बड़ा गर्व है और आज हमारे लिए होली दिवाली से भी बड़ा पर्व है। बीजेपी के लिए दिल्ली वो किला था जो वो 27 साल से भेद नहीं पा रही थी और विरोधी दिल्ली का नाम लेकर ही बीजेपी को ललकार रहे थे। लेकिन बीजेपी के नेता ही अब नारा लगा रहे हैं, दिल्ली तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। दिल्ली का जीत हमारी है, 26 में बंगाल की बारी है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। और आइए अब आपको बताऊं दिल्ली की मैराथन किसने, कैसे, कितने नंबर से जीती है। कौन दिल्ली में सबसे आगे रहा है इस रेस में। सबसे आगे आप इस मैराथन रेस में देख रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है। बीजेपी को 70 में से 48 सीटें मिली हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चाहिए 36 सीटें 70 में से। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट्स मिली। अरविंद केजरीवाल इस मैराथन में देखिए दूसरे नंबर पर हैं 22 सीटें लेकर, और कांग्रेस पार्टी फिर जीरो पर आ गई है। अब वोट परसेंटेज देखिए जरा, वोट परसेंट में बीजेपी 45.5% वोट, लगभग 45.5% वोट
मिला है बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को 43.5% वोट मिला है। लगभग 2% वोट का फर्क है, लेकिन वो सीटों में अलग तरह से बदलता है। आपको याद होगा बीजेपी को इससे पहले विधानसभा में 2020 में वोट तो 38% मिला था, लेकिन सीटें सिर्फ 8 आई थी। वही डिफरेंस आप देख रहे हैं, डिफरेंस 2% का है और सीटों में जो बंटवारा है वो ज्यादा और कम है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को 6.3% वोट ही मिले हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, आम आदमी पार्टी इतनी आश्वस्त थी कि वो चुनाव जीतेगी, रुझान आ रहे थे और आम आदमी पार्टी जश्न मना रही थी। ये देखिए जरा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाच रहे थे, गा रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे थे, यानी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो जश्न मना रहे थे कि उन्हें चुनाव जीतना ही जीतना है। रुझानों में बल्कि बहुत पीछे चल रहे थे। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कितना फर्क आया है 5 साल पहले और अब में। ये 5 साल पहले के नतीजे, विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई, और ये इस साल के आज के देखिए जरा। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में जीती थी 62 सीटें, 62 सीट्स। बीजेपी ने जीती थी 8 सीटें और कांग्रेस ने 0। 5 साल बाद चुनाव हुए तो जो आम आदमी पार्टी 62 पर थी वो 22 पर आ गई, 40 माइनस हो गई इसमें से। जो बीजेपी 8 पर थी वो 48 पर आ गई, 40 प्लस हो गए। और कांग्रेस की निरंतरता बरकरार है, 5 साल पहले भी 0 था और 5 साल बाद भी 0 है। वोट परसेंटेज में भी लगभग यही स्थिति है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हार के बाद अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी, लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। और आइए, अरविंद केजरीवाल को आपने सुन लिया, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। दिल्ली की सबसे बड़ी सीट जिसमें संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग जो खुद को मास्टर कहते थे, वो लोग जो खुद को मानते थे कि कभी नहीं हराया जा सकता, अपराजय, लेकिन हार गए। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, जैसे ही घर पहुंचे उनके घर में और उनका भव्य स्वागत हुआ। परिवार के लोगों ने, माता जी ने, पत्नी ने घर पर स्वागत किया प्रवेश वर्मा का। तो प्रवेश वर्मा के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने कभी शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट से हराया था, अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उसी सीट से हराया है। देखिए जरा कौन जीता कौन हारा। सबसे पहले आ गई दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, नई दिल्ली की सीट।
अरविंद केजरीवाल को इस सीट से मिले 25,999 वोट। प्रवेश वर्मा को मिले हैं 30,088 वोट और शीला दीक्षित के बेटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े थे, उन्हें मिले हैं 4,568 वोट। और दिलचस्प देखिए जरा, संदीप दीक्षित को मिले 4,568 वोट और केजरीवाल हारे हैं 4,089 वोटों से। बहुत से लोग कह रहे हैं संदीप दीक्षित ने माता जी की हार का बदला अरविंद केजरीवाल से ले लिया, 4,500 वोट ले गए और केजरीवाल 4,000 वोट से हार गए। अगली सीट देखिए जरा, दूसरी बड़ी सीट है जंगपुरा सीट। मनीष सिसोदिया की सीट चुनाव हार गए, 38,184 वोट मनीष सिसोदिया को मिले और तरविंदर मारवा को 38,859 वोट मिले, यानी बीजेपी के कैंडिडेट को। और फरहाद सूरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्हें 7,350 वोट मिले। दिलचस्प देखिए जरा, मनीष सिसोदिया हारे हैं 675 वोट से और कांग्रेस को मिले हैं 7,350 वोट। तो केजरीवाल के राइट हैंड भी हार गए। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, आतिशी के लिए अच्छी खबर यह थी कि दिल्ली की सीएम भी थी और सीट बचा पाई। आतिशी को मिले 52,154 वोट, कालका जी की सीट से लड़ रही थी। रमेश बिधूड़ी को मिले 48,633 वोट और अलका लांबा को, कांग्रेस की कैंडिडेट को, मिले 4,392 वोट और कालका जी की सीट जीती है आतिशी ने 3,521 वोटों से, यानी बहुत टफ मार्जिन था। अगली सीट देखिए जरा, अगली बड़ी सीट है ग्रेटर कैलाश की सीट, दक्षिणी दिल्ली की सीट। सौरभ भारद्वाज, केजरीवाल की पार्टी के पढ़े लिखे IITN, सौरभ भारद्वाज को मिले 46,406 वोट। शिखा राय बीजेपी की कैंडिडेट को मिले 49,594 वोट। गर्वित सिंघवी को मिले 6,711 वोट, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और देखिए सौरभ भारद्वाज कितने से हारे, कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले 6,711 वोट। कांग्रेस का कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं उससे कम वोट से हार गए हैं सौरभ भारद्वाज 3,188 वोटों से। अगली सीट देखिए जरा, अगली सीट है ओखला की सीट। अमानतुल्लाह ओखला से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें मिले 88,943 वोट। बीजेपी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, 65,304 वोट और शिफाउर रहमान जो दंगों के आरोप में जेल में थे और प्रचार के लिए आए थे, उन्हें मिले 39,558 वोट। और अमानतुल्लाह पिछला चुनाव जीते थे 75,000 से ज्यादा वोटों से, इस बार जीते हैं 23,639 वोटों से। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, अगली सीट है कपिल मिश्रा, करावल नगर से चुनाव लड़ रहे थे। कपिल मिश्रा को मिले 1,07,367 वोट। मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हारे, उन्हें 84,000 वोट मिले। पीके मिश्रा को मिले 3,921 वोट और 23,000 से ज्यादा वोटों से कपिल मिश्रा जीत गए। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, दिल्ली की बाबरपुर। गोपाल राय, केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय चुनाव लड़ रहे थे यहां से और उन्हें मिले हैं 76,192 वोट। अनिल वशिष्ठ को मिले हैं 57,198 वोट और इशराक खान को मिले हैं 8,797। गोपाल राय 18,994 वोट से चुनाव जीत गए हैं। अगली सीट देखिए जरा, अगली बड़ी सीट है पड़पड़गंज की। इनको आप पहचानते हैं, ओझा सर चुनाव लड़ रहे थे पड़पड़गंज से, 45,988 वोट मिले हैं, चुनाव हार गए ओझा सर। बीजेपी के रविंद्र नेगी जीते हैं, पहाड़ी कैंडिडेट थे, 74,000 वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट को 16,549 वोट मिले हैं अनिल कुमार को। पड़पड़गंज से जीते रविंद्र नेगी 28,000 से ज्यादा वोटों से। अगली सीट देखिए जरा, अगली सीट है गांधीनगर सीट। गांधीनगर सीट से अरविंदर लवली जीत गए, जो कांग्रेस के कभी नेता हुआ करते थे, बीजेपी में आ गए। इन्हें मिले हैं 65,000 से ज्यादा वोट। आपके कैंडिडेट को 44,000 के आसपास वोट और कांग्रेस के कैंडिडेट को 3,453 वोट, 12,000 से ज्यादा वोटों से अरविंदर लवली जीत गए हैं। अगली बड़ी सीट कौन सी है देखिए, विजेंदर गुप्ता रोहिणी से लड़ रहे थे, 70,365 वोट मिले हैं उन्हें। आपके कैंडिडेट को 32,000 से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट को देखिए कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000 वोट ऐसे मिले। यहां विजेंद्र गुप्ता जीते 37,000 से ज्यादा वोटों से। अगली बड़ी सीट देखिए जरा है शकूर बस्ती। शकूर बस्ती से बीजेपी के करनैल सिंह जीते, 56,869 वोट मिले। सत्येंद्र जैन को 35,871 वोट और सतीश लुथड़ा को 5,784 वोट। करनैल सिंह जीते 20,000 से ज्यादा वोटों से, लगभग 21,000 वोटों से। अगला
बड़ी सीट कौन सी है? मालवीय नगर सतीश उपाध्याय 39,564 वोट मिले हैं। सोमनाथ भारती को लगभग 37,000 वोट मिले हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट को 6,770 वोट। दिलचस्प देखिए जरा, जितने कांग्रेस का कैंडिडेट वोट ले गया है उससे कम वोटों से सोमनाथ भारती हार गए। 2,131 वोटों से सोमनाथ भारती की हार हुई। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, ये हाई प्रोफाइल सीट्स मैं आपको दिखा रहा था। अब सुनिए जरा जीत और हार वाले कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नई दिल्ली के मतदाताओं को बहुत आशीर्वाद मिल रहा था। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान से मेहनत करी है, सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके कार्यों के ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है। लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। तो आतिशी वो सीएम दिल्ली की जो चुनाव जीत गई, केजरीवाल सिसोदिया हार गए। जीत के बाद आतिशी को आप देख रहे हैं। आतिशी ने अपनी सीट बताई, कालका जी से चुनाव जीती है। लेकिन केजरीवाल की करारी हार के बाद अब इंडी में मारपीट शुरू हो गई है। इंडी के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कोई कह रहा है मिलकर नहीं लड़े, कोई कह रहा है साथ साथ नहीं लड़े, अलग अलग क्यों लड़े। अगली तस्वीर देखिए, हार के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। देखिए उमर अब्दुल्ला ने एक सीरियल की तस्वीर शेयर की है। ऊपर लिखा है और लड़ो आपस में, नीचे लिखा है समाप्त कर दो एक दूसरे को। यानी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं लड़ लड़ के एक दूसरे को समाप्त कर दो। आइए अब आपको बताऊं, उमर अब्दुल्ला अकेले नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और लड़ो आपस में, यानी ये आपस में लड़ रहे थे। संजय राउत कह रहे हैं दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू हुआ है, वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो अच्छा होता, बीजेपी को हराने के लिए साथ आना चाहिए था। प्रियंका कह रही है ये रिजल्ट आने ही थे, हर मीटिंग से ये साफ हो रहा था, लोग बदलाव चाहते हैं, उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है, हमें और मेहनत करनी होगी। जयराम रमेश कह रहे हैं ये जनादेश केजरीवाल के छल कपट और दावों की राजनीति को खारिज करता है। कांग्रेस ने केजरीवाल शासन के कई घोटाले उजागर किए। 2030 में कांग्रेस बनाएगी दिल्ली में सरकार, यह भी बता दिया है कि 30 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं आम आदमी पार्टी को जिताना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम कोई एनजीओ नहीं है, पार्टी है। और अन्ना हजारे कह रहे हैं चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार विचार और चरित्र शुद्ध होना चाहिए, ये शराब में लिप्त रहे, इनकी छवि खराब रही, इस वजह से इन्हें कम वोट मिले हैं। शराब और पैसा आम आदमी पार्टी की हार की वजह बना है। कुमार विश्वास कह रहे हैं मुझे उस निर्लज आदमी से कोई सहानुभूति नहीं जिसने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया है। दिल्ली अब उससे मुक्ति चाहती है और मुक्त हो चुकी है। स्वाति मालीवाल कह रही हैं अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। स्वाति मालीवाल तो उन नेताओं में है जिनके साथ केजरीवाल के घर में मारपीट हुई। सुनिए जरा अब इंडी के नेता क्या कह रहे हैं और केजरीवाल के पुराने साथी क्या कह रहे हैं। झूठे मुकदमे डालते हो अपोजिशन के ऊपर,
उनका पूरा दिन पुलिस स्टेशन में जाता है। आप अभी जीत गए क्या है उसमें? असंख्य बच्चे, असंख्य युवा, असंख्य बूढ़ों जिन्होंने सोचा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, जिन्होंने आशाएं पैदा की थी, वो बच्ची जिसने 17 साल 18 साल की आयु में अपना जीवन पूरा उसके चरणों में सौंप दिया, काम करते रहे, उसे अपने घर बुला के पिटवाने वाला व्यक्ति, उसको अपने पाप कर्मों का फल मिला है। 27 साल बाद बीजेपी आई है तो 7 महीने बाद चली जाए, ज्यादा उन्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। मैं पहले से बता रहा हूँ, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल आखिर चुनाव कैसे और क्यों हार गए। एक तस्वीर देखिए जरा। अरविंद केजरीवाल कहते थे वो कट्टर ईमानदार है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है, तो आखिर ईमानदार शख्स चुनाव क्यों हार गया? उसने कौन सी बेईमानी की है? तो अरविंद केजरीवाल की इस बड़ी और करारी हार के पीछे वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या कारण रहे जो अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से चुनाव हारे हैं? एक नहीं कई कारण है। क्यों हारी कट्टर ईमानदार पार्टी? शीश महल विवाद केजरीवाल को ले डूबा। केजरीवाल आम आदमी बनकर सत्ता में आए, कुर्सी संभालते ही वीआईपी कल्चर अपना लिया, कमांडो सुरक्षा ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा दफ्तर ले लिया, जबकि जनता ने उन्हें सत्ता इसी के खिलाफ दी थी। उन्होंने देश की सियासत बदलने का भरोसा दिया था लोगों को। दूसरी वजह, कई बार झूठ की वजह से माफी मांगनी पड़ी अरविंद केजरीवाल को। पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। चुनाव के मौके पर कहा यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। केजरीवाल का जहर वाला बयान सुर्खियां बन गया। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपका और चुनावी मुद्दा बना दिया। एक और वजह, आपकी शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। जनता में उन्होंने तमाम नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा। सत्ता में आने के बाद सबको जेल भेजने का ऐलान किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसी पार्टी के साथ हो गए। जल बोर्ड में घोटाले के आरोप लगे, स्कूल घोटाले ने उनके दामन पर फिर दाग लगाए, रही सही कसर शराब घोटाले ने पूरी कर दी। केजरीवाल और सिसोदिया तक जेल चले गए। एक और वजह, यमुना सफाई का वादा किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद हर बार भूल गए। इस बार मीडिया में उनके बयान सुर्खियां बन गए। कहना पड़ा इस बार नहीं कर पाया, अगली बार जरूर करूंगा। जनता केजरीवाल को पहचान चुकी थी, फैसला सुना दिया। एक और बड़ी वजह, केजरीवाल ने साफ पानी का वादा किया था, लेकिन 11 साल बाद भी पीने का पानी नहीं दे पाए। नई दिल्ली को छोड़कर पूरी दिल्ली में सड़क का बुरा हाल था। टूटी फूटी सड़कें, बजबजाते सीवर के पानी से लोग नाराज थे। दिल्ली में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर से लोग नाराज थे। केजरीवाल ने वादा किया था कि एमसीडी जीतेंगे तो सब करेंगे। इस बार एमसीडी में भी उन्हीं की सरकार थी, इसलिए उन्हें कोई बहाना नहीं मिला। एक और वजह, केजरीवाल रेवड़ी की वजह से सत्ता में आ रहे थे। चुनाव से पहले भी उन्होंने कई ऐलान किए, लेकिन उनका यह ऐलान चुनावी बन गया, क्योंकि सत्ता में रहते उसे पूरा नहीं किया उन्होंने। उन पर सवाल उठे कि आखिर चुनाव बाद क्यों? सत्ता में रहते आपने अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए? केजरीवाल के खिलाफ यह चुनावी नैरेटिव बन गया था। एक और वजह यह कि सियासी तौर पर केजरीवाल तो इंडी के साथ थे, लेकिन वोट के लिए सनातनी चोला पहन लिया था। चुनाव के मौके पर पुजारियों को तनख्वाह का ऐलान किया, गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी तनख्वाह की घोषणा की, लेकिन मस्जिदों के इमाम को सैलरी नहीं दी, लटकाए रखा, जिसका मैसेज जनता के बीच बहुत गलत गया। ज्यादातर हिंदू केजरीवाल से पहले से नाराज थे। मुस्लिमों में भी उनको लेकर नाराजगी थी, क्योंकि दंगे के समय उन्होंने चुप्पी साधे रखी। सीए प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और एक और आखिरी वजह, केजरीवाल को लगता था कि वो अकेले जीत जाएंगे चुनाव। कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव के साथ लड़ने से मना कर दिया। कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस का वोट बढ़ा और कई सीटों पर नुकसान किया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे सियासतदान इस पर, केजरीवाल की विदाई पर। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। अरविंद केजरीवाल जी इनका नकाब उतार दिया है। अन्ना हजारे जी का हाथ पकड़कर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के माध्यम से अपनी राजनीति को शुरू करते हुए भ्रष्टाचार के आइकॉन बने, मुझे लगता है उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। पिछले 10 सालों से केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ जो दिल्ली के लोगों का गुस्सा था, वो मैंने स्वयं दिल्ली के चुनाव प्रचार में देखा था।
परिवर्तन की लहर साफ थी। हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोगों ने आपदा सरकार को बाहर किया है। 1 दशक का यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का कुशासन था उसके खिलाफ और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास जताया है दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने। और ये जो भरोसा आपने भाजपा पे दिखाया है, हम इसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था, इन झूठों पे कड़ा प्रहार चाहिए था, और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था, जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। और जो झूठ की राजनीति करते हैं ऐसे केजरीवाल को उनकी जगह दिल्ली के मतदारों ने दिखा दिया है। मुझे लगता है जो सनातनीय विचारों पे चलेगा, अपने विचार हिंदुस्तानियों की तरह आगे बढ़ाएगा, उसी का नतीजा इस बार दिल्ली मतदारों ने दिखाया है। झूठ की उम्र कम होती, इन लोगों को हारना था क्योंकि इन लोगों ने मानवता के साथ धोखा किया, मनुष्य के साथ, समाज के साथ, पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया। उनको हारना तय। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके। अब एक दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंडी के साथी कह रहे थे कि अगर ये दोनों साथ होते तो नतीजे कुछ और होते। क्या ऐसा होता? आइए आपको बताऊं। अगर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ राहुल गांधी होते तो क्या होता? क्या कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के सामने गड्ढा खोद दिया इस मैराथन में? देखिए, राहुल गांधी फावड़ा लेकर केजरीवाल के आगे खड़े हैं। क्या इस रेस में कांग्रेस ने गड्ढा खोदा है? कांग्रेस और आप साथ होती तो 14 सीटों पर असर पड़ता दिल्ली की। इन 14 सीटों पर गठबंधन की जीत हो सकती थी। ऐसे में गठबंधन को बहुमत मिल सकता था। बीजेपी बहुमत से 2 सीटें पीछे रह सकती थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 4000 वोटों से हारे। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है। यहां कांग्रेस के संदीप दीक्षित 4568 वोटों से जीते हैं, जो केजरीवाल के हार के अंतर से ज्यादा है। दूसरी सीट देखिए, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए जंगपुरा सीट से, और इस सीट से हारने के बाद सिसोदिया हारे हैं 675 वोटों से। लेकिन यहां कांग्रेस के जो फराद सूरी हैं उन्हें 7350 वोट मिले। अगली सीट देखिए, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हारे हैं 3188 वोटों से। यहां कांग्रेस को मिले हैं 6711 वोट। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती हारे हैं 2131 वोटों से। यहां कांग्रेस को मिले 6770 वोट। संगम विहार में आम आदमी पार्टी हारी है 344 वोटों से। यहां कांग्रेस को मिले 15863 वोट। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी 1231 वोटों से हारी है। यहां कांग्रेस को मिले हैं 4015 वोट। छतरपुर में आम आदमी पार्टी 6239 वोटों से हारी है। यहां कांग्रेस को मिले 6601 वोट। नांगलोई जाट सीट से आम आदमी पार्टी 26000 वोट से हारी है। यहां कांग्रेस को मिला है 32000 से ज्यादा वोट। मादीपुर में आम आदमी पार्टी करीब 11000 वोटों से हारी है। यहां कांग्रेस को 18000 वोट मिले हैं। त्रिलोकपुरी में आम आदमी पार्टी 400 वोटों से हारी है, जबकि यहां कांग्रेस को 6000 वोट मिले हैं। बादली में आम आदमी पार्टी 15000 वोटों से हारी है और यहीं कांग्रेस को 41000 वोट मिले, उससे ज्यादा। महरौली में बीजेपी को 19450 वोटों से जीत हुई है और कांग्रेस उम्मीदवार को 27000 से ज्यादा वोट मिले। तीमारपुर सीट पर आप 1168 वोट से हारी है। यहां कांग्रेस को 8361 वोट मिले हैं। सिर्फ ये 14-15 सीटें मैं आपको बता रहा हूं, जितने वोटों से हारी है आम आदमी पार्टी, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस ले गई है। कस्तूरबा नगर सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। 11048 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई है। यहां आपको 18000 से ज्यादा वोट मिले हैं, यानी यहां आपके कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। तो अब आपको अंदाजा होगा कि 14 सीटों पर अगर असर हुआ है, अभी 22 है, 22 और 14 लगभग 36 हो जाती तो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाते। लेकिन लोकसभा में 7 लड़े, विधानसभा में अलग हो गए, क्योंकि
मिलकर लड़ने की जहन और विचारधारा शुरू से नहीं थी, सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका वाड्रा और रविशंकर प्रसाद। मेरा मानना है कि दिल्ली वासियों ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। जो भी प्रत्याशी जीते हैं मैं उन सभी को बधाई देती हूँ। जो प्रत्याशी इस बार हार गए हैं उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। हार के बाद भी उन्हें लोगों के बीच रहना चाहिए, लोगों से जुड़कर उनके सभी मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगेन 0 सन्नाटा। राहुल गांधी कहाँ हैं? क्या कहते थे लोकसभा के बाद? मोदी जी हमसे आंख मिला के बात नहीं कर सकते। हरियाणा में साफ हो गए, महाराष्ट्र में साफ हो गए, अब दिल्ली में साफ हो गए, अगली बारी बिहार की है। ये है कांग्रेस पार्टी का हाल। देश चलता है मोदी जी के साथ क्योंकि ईमानदारी, सुशासन, ये है मोदी जी की शासन की प्रणाली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रस्ट को वोट किया है दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई चेहरा नहीं था। लोगों को यकीन और भरोसा था पीएम मोदी पर कि इनको वोट दे दो, जो भी करेंगे केजरीवाल से बेहतर करेंगे, इसलिए वोट मिला है। अब स्ट्राइक रेट देखिए जरा। प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की, उन तीनों जगह पर बीजेपी जीती है। स्ट्राइक रेट पीएम मोदी का 100% है। गृह मंत्री अमित शाह ने 16 रैलियां की, उसमें से 11 सीटें जीती हैं, 69% का स्ट्राइक रेट है। जेपी नड्डा ने 6 रैलियां की, 4 सीटें वहां जीते हैं, 67 का स्ट्राइक रेट है। योगी बाबा ने 6 रैलियां की और 4 सीटें जीती हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट 67% का। इसके अलावा विपक्ष का देखिए, अरविंद केजरीवाल ने 70 जगह रोड शो, रैलियां, प्रचार किया है, 22 सीटें जीते हैं और 31% का स्ट्राइक रेट है। लेकिन कांग्रेस का शानदार स्ट्राइक रेट देखिए, 7 रैली सभा की 0, प्रियंका 4 रैली सभा 0 और स्ट्राइक रेट दोनों का 0 है। देखिए जरा, बीजेपी 5 साल पहले कहां पर थी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी कहां थी। आज 25 में बीजेपी कहां है और आम आदमी पार्टी कहां है। आपके सामने 2 नक्शे रख दिए हैं मैंने। ये 2 नक्शे हैं। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का 2020 का नक्शा है। जितना नीला रंग आपको दिख रहा है, ये दरअसल आम आदमी पार्टी की सीटें। चाहे आप उत्तर देख लीजिए, दक्षिण देख लीजिए, पूरब देख लीजिए, पश्चिम देख लीजिए, चारों तरफ आम आदमी पार्टी नजर आ रही। यानी हर क्षेत्र में पूर्वांचली वोटर हो, पहाड़ी हो, पंजाबी हो, झुग्गी बस्ती वाला हो, हर जगह आम आदमी पार्टी थी। अब ये 25 का नक्शा देखिए, चाहे नॉर्थ साउथ देखिए, ईस्ट वेस्ट देखिए, हर तरफ आपको बीजेपी और भगवा नजर आ रहा है। चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या पूर्वांचली प्रभावित हो या झुग्गी बस्ती हो, हर वर्ग ने हर तरह से बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी को वोट मिला है। यह बताता है कि बीजेपी चारों तरफ दिल्ली में किस तरह से बीजेपी ने वोट गेन किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी चुनाव जीती कैसे। केजरीवाल के हार का कारण मैंने आपको बता दिया। अब बीजेपी की जीत की वजह देखिए कि आखिर बीजेपी 27 साल का जो सूखा था, सोचिए दिल्ली में 27 साल से बीजेपी की सरकार नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा टर्म है, लेकिन बीजेपी दिल्ली में नहीं आ पाई। लेकिन अब आई, कैसे आई? मोदी वर्सेस केजरीवाल। दिल्ली का चुनाव इस बार अलग था और इस बार चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल था। केजरीवाल ने लगातार इससे बचने की कोशिश की। बार बार बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार का नाम पूछते रहे केजरीवाल बीजेपी से, कहते रहे पोस्टर बैनर में बीजेपी का दूल्हा कौन लिखते रहे। बीजेपी ने खुलकर मोदी का नाम आगे किया उस वक्त और जनता ने मोदी के नाम पर मोहर लगा दी। दूसरी वजह देखिए, केजरीवाल रेवड़ी की वजह से जीतते रहे। 2020 तक बीजेपी रेवड़ी कल्चर से बचती रही। इस बार एहसास हुआ कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो पार्टी ने इस बार चुनाव रेवड़ियों की झड़ी लगा दी। महिलाओं को 2500 और युवाओं को मेट्रो कार्ड का वादा किया। दिल्ली वालों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा का वादा, गरीब परिवारों को 500 में सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं को 21,000 की मदद, और बीजेपी के ये वादे जनता में काम कर गए। अगली बड़ी वजह मिडिल क्लास। मोदी सरकार के बजट ने बड़ा काम किया। लोकसभा चुनाव में मोदी से मिडिल क्लास नाराज था। सारे चुनावी वादे गरीबों के लिए थे, टैक्स मिडिल क्लास देता था। बजट भाषण में मोदी ने मिडिल क्लास को बम्पर तोहफा दिया। 12 लाख तक के इनकम टैक्स पर को माफ कर दिया और इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट कभी नहीं मिली थी आज से पहले, जिसके बाद मिडिल क्लास ने जमकर मतदान किया है।
अगली बड़ी वजह संघ का ग्राउंड वर्क। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस एक्शन में था। संघ हर हाल में केजरीवाल को हराना चाहता था। महाराष्ट्र, हरियाणा में उसका एक्शन रंग दिखा चुका था। आरएसएस ने बीजेपी से फीडबैक लिया और आगे की प्लानिंग की। संघ के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी बस्तियों को टारगेट किया, जहां दिल्ली के सबसे ज्यादा दलित और गरीब रहते हैं। झुग्गी बस्ती में ज्यादातर वोट केजरीवाल को मिलते थे, लेकिन इस बार संघ ने डोर टू डोर मार्किंग की, जिसका फायदा सबके सामने आ गया है। एक और वजह, आम आदमी पार्टी हिंदू मुस्लिम करने से बचती रही। इससे बीजेपी को मन माफिक मुराद मिल गई, क्योंकि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम से कोई फायदा नहीं होता है। बीजेपी ने जमीनी मुद्दों पर ध्यान लगाया, इसका फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि केजरीवाल 11 साल से सत्ता में थे, उनके खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर थी। जमीनी मुद्दे पर चुनाव से उनके काम की कलाई खुल गई। और एक और बड़ी वजह और आखिरी, दिल्ली में पहली सरकार बीजेपी की बनी थी, लेकिन पिछले 27 साल से वो सत्ता से बाहर थी। पहले 15 साल कांग्रेस की शीला सरकार सत्ता में रही, उसके बाद केजरीवाल लगातार सत्ता में थे। जनता को लगा एक बार बीजेपी को देखें। बीजेपी ने भी जनता से एक मौका मांगा, जनता ने बीजेपी को मौका दे दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं इस पर सियासतदान। मोदी है तो मुमकिन है, वो इस बार दिखा कि सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा। 27 साल का बनवास आपने कटवा दिया, जैसे राम मंदिर बना दिया, जैसे 144 साल बाद आज इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ये यज्ञ से कम नहीं है। 27 साल बाद, ये जो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी दोबारा आई है, ये बहुत बड़ा बनवास काट के आई है। चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे दिल्ली चुनाव के नतीजे को लेकर? ये मोदी के जादू की जीत है, ये मोदी की जीत है। मोदी का जादू लोगों के दिलों पे भी छाया हुआ है, लोगों के दिमाग पे भी छाया हुआ है। सनातन की जीत है। और मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया है उसे सम्मान सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया, और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। दिल्ली की जनता ने भी इस बात को महसूस किया, और खास तौर पर पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको इस बात का एहसास हुआ कि एक ऐसी सरकार जो सिर्फ बहाने बनाती है, और दूसरी तरफ एक डबल इंजन की सरकार जो तुरंत हम लोगों को लाभ देगी, हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। इस सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार को दिल्ली में चुनने का काम किया। बहुत अफसोस है, इसकी उम्मीद नहीं थी। पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था, वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से एक एक प्रदेश में विकास और प्रगति की नई गाथा और नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी की शुरुआत अब दिल्ली में होगी। शराब का पूरा सफाया, शीश महल का पूरा सफाया। बीजेपी को अछूत समझता था, बीजेपी को अनटचेबल समझता था, वो तबका भी जो है वो आज बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई। अब देखिए जरा, क्या बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिया है? क्या मुस्लिम बहुल सीटों में बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? आइए आपको बताऊं कितनी सीटें मुस्लिम बहुल दिल्ली में हैं और बीजेपी ने कितनी जीती हैं। दिल्ली की 11 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, और 2020 में आम आदमी पार्टी ने इनमें से 10 सीटें जीती थी। बीजेपी को केवल 1 सीट करावल नगर की सीट मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। जैसे मुस्तफाबाद की सीट, मुस्तफाबाद में बीजेपी को जीत मिली है। मोहन सिंह बिष्ट ने यहां से जीत हासिल की है। बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को हराया है। बिष्ट को करीब 17,500 वोटों से जीत मिली है। जेल में बंद AIMIM के ताहिर हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। अगली सीट है गांधीनगर सीट। बीजेपी के अरविंदर लवली यहां से चुनाव जीते हैं और उन्होंने आप उम्मीदवार नवीन चौधरी को हराया है। अरविंदर लवली करीब 13,000 वोटों से जीते हैं। करावल नगर सीट बीजेपी के कपिल मिश्रा विधानसभा पहुंच गए हैं। उन्होंने मनोज त्यागी को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सुनिए जरा
मुसलमान क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी की जीत के बाद। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। हम मुसलमानों का भरोसा जो है मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। मोदी जी ने बढ़ चढ़ के हम लोग भविष्यकारी के साथ होना चाहते हैं, हम कोई भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते। केजरीवाल एकदम भ्रष्ट है, मोदी हमारा भविष्य संवारने आया है, मोदी हमारा भविष्य बिगाड़ने नहीं आया और हम मोदी के साथ हैं। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। 65-70 साल से मुस्लिमों को इसी कांग्रेस ने ये लटकाने भटकाने का और डराने का काम करा कि बीजेपी आएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। अब मुसलमान जान चुका है और आप देख रहे हो 3 चुनावों से जो है ना मुस्लिम बढ़ चढ़ करके बीजेपी के साथ आ रहा है। तो अदर पार्टियां लॉलीपॉप दिया करती है डराने का काम। आप शिक्षित है, मुसलमान पढ़ा रहा है और पढ़ रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है अच्छी। और ये मोदी जी का नारा है, योगी जी का भी नारा है, एक हाथ में कुरान है एक हाथ में कंप्यूटर। तो सब समझ रहे हैं कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बुरा है। ये समर्थन में है कि उन्होंने केंद्रीय राजनीति में जो है केंद्र में भी योजनाओं का लाभ उठाया, इसलिए अब उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भी लाना चाहिए और जो सेंट्रल में अपना योजनाओं को दे रही है ऐसी दिल्ली में देगी। तक के जो है भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा, भारतीय जनता पार्टी से जो दूर रखा है वो ये षड्यंत्र रहा है अदर पार्टियों का। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग आए हैं वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास। अब सवाल यह है कि बीजेपी की बड़ी जीत हुई है दिल्ली में, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन से वो चेहरे हैं जो सीएम की रेस में चल रहे हैं। आइए उन चेहरों से आपका तारुफ कराएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 10 साल से मुख्यमंत्री रहे, तो लोग दूसरे नेताओं को भी जान ले कि कौन से नेता रेस में है अब बीजेपी की तरफ से। सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है। केजरीवाल को हराने से उनका कद काफी बढ़ गया है। नई दिल्ली की सीट पर केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। बीजेपी आलाकमान ने भी उन्हें केजरीवाल को हराने का टास्क दिया था। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, 2 बार के सांसद भी हैं। वर्मा युवा भी हैं, मेहनती भी हैं, सियासी चाल में माहिर भी हैं और दिल्ली की सियासत में वर्मा की जमीनी पकड़ है। केजरीवाल को काउंटर करने में सक्षम भी हैं। अगला नाम देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी है। सचदेवा ताकतवर पंजाबी समुदाय से आते हैं। दिल्ली में पंजाबी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है और दिल्ली की सियासत में पंजाबी वोटर बहुत जागरूक है। पंजाबी बहुल सीट पर बीजेपी को जबरदस्त वोट मिले, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। मनोज तिवारी भी सीएम की रेस में बताए जा रहे हैं। राजधानी में मनोज तिवारी पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार तीसरी बार सांसद बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इकलौते कैंडिडेट थे जो रिपीट हुए थे। एक और नाम है विजेंद्र गुप्ता, भी चर्चा में है। विजेंद्र ने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। विजेंद्र गुप्ता 2015 में भी विधायक बने थे, तब बीजेपी के केवल 3 विधायक चुनाव जीते थे। 2020 में जब 8 जीते, उसमें भी विजेंद्र गुप्ता थे। विजेंद्र गुप्ता बनिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली में बनिया समुदाय बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। एक और नाम है सतीश उपाध्याय का, जो छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। सतीश उपाध्याय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं। पूर्वांचलियों में उनकी गहरी पैठ है। उन्होंने आपके गद्दावर नेता सोमनाथ भारती को हराया है। सतीश उपाध्याय की छवि साफ सुथरी सुलझे नेता की है। उपाध्याय कभी विवाद में नहीं रहे और संघ का भी बैकअप है उन्हें। आइए अब आपको सुनवाता हूं सीएम यानी मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी के नेता और उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि अरविंद केजरीवाल को हराना अपने में ही सीएम से भी ऊपर है, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। पार्टी ने बहुत मौके दिए हैं और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाएंगे। क्या मुख्यमंत्री के भाई बनना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, अभी तो विधायक होने की बहुत बहुत खुशी है और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है, इस बार भी स्वीकारेंगे। परिवार से भी बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि सीएम का दावेदार आप। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। भाजपा में कभी सीएम फेस आप देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी को नहीं पता था, खट्टर साहब को नहीं पता था, सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस जी, किसी को नहीं मालूम होता। वहां पे मध्य प्रदेश में वो यादव जी को नहीं पता था। अचानक कोई चेहरा आएगा और सब लोग हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की। तो दिल्ली के सीएम की रेस में कई चेहरे हैं। केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फिलहाल बाहर हैं।
लेकिन सचिवालय में कोई भी छेड़छाड़ करने से रोक लगा दी गई है। कोई फाइल इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, इसकी बाकायदा हिदायत और ताकीद और नोटिस जारी किया जा चुका है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ एलजी ने आदेश दे दिए। ये आदेश दिल्ली सरकार के प्रशासन को जारी किए। इसमें कहा गया है कि सचिवालय से कोई फाइल नहीं हटेगी, बिना अनुमति किसी दस्तावेज से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई कंप्यूटर हार्डवेयर सचिवालय से बाहर नहीं जाएगा। विभाग को भी कहा गया है कोई फाइल नहीं हटाई जाएगी। एजेंसियों, मंत्रिपरिषद के कैंप कार्यालयों को भी निर्देश जारी किया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश को अहम माना जा रहा है क्योंकि आपके कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। फिलहाल सचिवालय की सुरक्षा को लेकर यह आदेश जारी हुआ है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी जीत। न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है, बल्कि अयोध्या का बदला भी योगी ने ले लिया है। अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर में लिया गया है। अखिलेश यादव जो ये दावा कर रहे थे कि फिर से हराएंगे चुनाव, वो अखिलेश यादव को झटका लगा है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं। सपा की बड़ी हार हुई है और बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। जीत के बाद देखिए जरा, अयोध्या के मिल्कीपुर में जश्न हो रहा है। उधर मिल्कीपुर में चुनाव जीते, लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में थे। योगी खुश नजर आ रहे हैं। सीएम धामी के साथ आप देख रहे हैं योगी को। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए अयोध्या में सांसद कोरोना भी बेटे की नैया पार नहीं लगा पाया। मिल्कीपुर में योगी के दांव के आगे सपा चारों खाने चित हो गई और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो यूनिबुल में नाम दर्ज किया है बेईमानी में। अवधेश प्रसाद बेटे की हार पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं योगी ने अयोध्या का बदला ले लिया। मिल्कीपुर की जनता ने घड़ियाली आंसू बहाने वालों को सबक सिखाया है कि जितने भी आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे थे, ये आरोप निराधार है। जनता सब समझ चुकी थी, घड़ियाली आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है। और आइए आपको बताऊं कि मिल्कीपुर में जो जीत हुई है वो जीत कैसे हुई है। कहा जा रहा है ये बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है उस सीट से। आज से पहले न सिर्फ बीजेपी, कोई और पार्टी भी मिल्कीपुर से इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकी। देखिए जरा, ये आपके सामने आंकड़ा आ गया है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को मिले हैं 1,46,397 वोट और उनकी जीत हुई है 61,710 वोटों से। मिल्कीपुर में इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अजित प्रसाद को मिले हैं 84,687 वोट, 60,000 से ज्यादा के अंतर से आ रहे। सोचिए, मिल्कीपुर में इतिहास में आज तक कभी कोई 60,000 के ज्यादा अंतर से चुनाव जीता नहीं है। तो क्या अयोध्या के लोगों ने लोकसभा में जो बीजेपी की हार हुई उसका बदला पूरा करवाया है? बीजेपी देखिए 2022 के नतीजे में आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ को उतारा था, वो चुनाव हार गए थे, उन्हें 90,000 वोट मिले थे। सपा चुनाव जीती थी, 1,03,905 वोट मिले, लगभग 10,000 11,000 से चुनाव जीते थे, 60,000 से नहीं। 17 में विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त बीजेपी को 86,960 वोट मिले थे और अवधेश प्रसाद हारे थे, उन्हें लगभग 58,000 वोट से ज्यादा वोट मिले थे, तब भी 60,000 का मार्जिन नहीं था। तो चुनाव दर चुनाव अगर आप देखेंगे, जितने चुनाव हुए हैं अब तक की सबसे बड़ी जीत मिल्कीपुर के लोगों ने बीजेपी और योगी को दी है। देखिए जरा कैसे जीते बीजेपी और योगी, क्या प्लान था।
दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत है। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान अजीत प्रसाद को हराया है और अजीत प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। 2024 में अवधेश प्रसाद ने अयोध्या से लोकसभा चुनाव जीता, बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर जीत दर्ज की। अयोध्या में बीजेपी की हार को अखिलेश ने बड़ा मुद्दा बनाया है, उसे हिंदुत्व की हार के रूप में पेश करने की कोशिश की है। राम मंदिर निर्माण के बाद भी बीजेपी हारी, ऐसी बातें कही गई। अवधेश प्रसाद को संसद में राहुल के बगल की सीट दी गई। केंद्र में तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई है, लेकिन अयोध्या की हार पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इस बार योगी के चक्रव्यूह के आगे अखिलेश की रणनीति फेल हो गई। लोकसभा में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को 54,576 वोटों से हराया था। अब सोचिए जरा, अब बीजेपी ने मिल्कीपुर में 61,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सोचिए, सपा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 54,000 वोटों से हराया था और बीजेपी ने सपा को विधानसभा चुनाव में 61,000 वोटों से हराया। सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपने बूथ पर भी चुनाव हार गए हैं। 8 महीने में सीएम योगी ने पूरी बाजी पलट दी है। इसे अयोध्या की हार का बदला बताया जा रहा है। योगी ने मिल्कीपुर जीतने के लिए खास रणनीति बनाई और पासी समाज से आने वाले चंद्रभानु पर भरोसा जताया है। सुनिए जरा, आइए आपको सुनवाता हूं कि क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले सुनिए जरा अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। तो गड़बड़ी हो रही हो, इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। अपने बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।